प्रेशर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं, तो जनरली हम जो भी फोर्स लगाते हैं तो कौन सा फोर्स कंसीडर करते हैं, जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो क्या हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कि एग्जैक्टली आपका जो फोर्स है को कितना पर्टिकुलर, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए अगर आपका एरिया बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, अगर एरिया बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये जो प्रेशर है आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने फोर्स को कांस्टेंट रखा, अगर आपने एरिया कम किया, तो एरिया कम करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही अगर फोर्स, अगर आपने इतना ही फोर्स, सेम फोर्स अगर मान लीजिए इतने बड़े एरिया में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो आपका जो फोर्स है, तो फोर्स बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें याद रखने जैसा क्या है कि अगर जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि अगर आप जितना फोर्स बढ़ाएंगे पर्टिकुलर जगह पे, तो उतना क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर आप जितना भी एरिया जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा कम एरिया पे अगर फोर्स लगाएंगे, अगर बहुत कम एरिया पे फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा एरिया पे अगर फोर्स लगाएंगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स जो है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्कल ऐसा कहते हैं। प्रेशर में अभी हमने क्या देखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर हम इसका अलग अलग जगह पे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू न्यूटन देने वाला है। वैसे ही अगर हम देखेंगे, तो अगर हम एरिया की वैल्यू निकालते हैं, तो फोर्स पर यूनिट अगर हम प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर या एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वेट की कंसेप्ट कैसे आती है, तो वेट की कंसेप्ट ऐसे आती है, मान लीजिए हमारा अर्थ है, और अर्थ हमें क्या करता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगता रहता है। मान लीजिए हम यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो हम स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो क्या करता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ हमें खींचता रहता है जी ग्रेविटी से। अगर हम उसका मास का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, तो एक फोर्स मिलेगा। तो जो भी हम अर्थ पे अगर मान लीजिए स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हैं, तो हम क्या होता है कि हमें अर्थ पुल करती है अपनी तरफ, यानी उसके सेंटर की तरफ mg फोर्स है। जो m क्या है, तो हमारा मास है, और g क्या है, ये ग्रेविटी है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तो वेट ऐसे कहते हैं। तो वेट जो होता है, तो वेट किस पे डिपेंड करता है, तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे चले गए, या दूसरी लोकेशन पे चले गए, या स्पेस में चले गए, तो अगर मान लीजिए अगर जी अगर वेरिएबल रहेगा उधर, यानी कि अगर जी वेरिएबल या अगर जी अगर चेंज हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी अगर चेंज हो रहा है, तो यानी कि आपका जो वेट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिल सकता है। लेकिन जो मास होता है, मास क्या होता है पूरे यूनिवर्स में, क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। यानी कि आप यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे, तो जो भी आपका मास रहेगा, तो मास क्या है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मास जो होता है हम केजी में गिनते हैं, लेकिन अगर वेट की बात करें, तो वेट का एक प्रकार का फोर्स है, और जिसको हम न्यूटन में गिनते हैं। यानी कि जो वेट है, वेट का यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। ठीक है। तो ग्रेविटी है जो है, तो ग्रेविटी का जो यूनिट है वो जनरली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इतना वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो इसमें भी क्या है कि अगर अर्थ की बात करें, तो अर्थ ये मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के केस में क्या होता है ना, कि ये जो आपका ये मान लो इक्वेटोरियल आपका मान लीजिए रेडियस है। तो इक्वेटोरियल जो रेडियस होता है, रेडियस जो है अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो बड़ा होता है कंपेयर टू रेडियस ऑफ एट द पोल पे क्या होता है ना, कि ये थोड़ा छोटा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारे ऊपर जो भी है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल जो रहेगा, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है एट पोल वो हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल पुल एट इक्वेटर। तो ये भी आपको याद रखना है। एक एटीएम प्रेशर की बात करते तो एक एटीएम प्रेशर क्या रहता है, मान लीजिए अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो हमारे ऊपर है बहुत जगह से क्या हो रहा है कि एयर का प्रेशर लग रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो 1 एटीएम कहेंगे। तो उसका वैल्यू आता है 1.013 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ही हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम पास्कल ऐसे कह सकते हैं।
लेकिन अगर हम एक बार प्रेशर की बात करें तो एक बार प्रेशर होता है 1.00 इंटू 10⁵ बार, ऐसे कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली जनरली क्या है कि जो भी हमारा ये वैल्यू होता है, हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 1 ATM इक्वल टू 1.01 बार ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने ये कोई सरफेस लिया है, तो इस सरफेस में हमने क्या किया है, मान लीजिए यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं F1 कहते हैं इसको, और मान लीजिए ये जो टोटल एरिया है तो ये मान लीजिए A1 है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड में अगर कोई स्टैंडिंग लिक्विड है, यानी कि रुका हुआ लिक्विड है, स्टैटिक लिक्विड है, तो इसमें मान लीजिए एक ही हाइट पे अगर बात करें तो एक ही हाइट पे अगर ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट ले ले, तो इन दोनों का क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है कि सेम होता है। तो यानी कि अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है, तो मान लीजिए ये जो एरिया है तो इसका मान लीजिए एरिया A2 है, हाँ। तो यानी कि अगर मान लीजिए ये एरिया और ये एरिया, ये छोटा वाला एरिया और बड़ा वाला एरिया, मान लो बड़ा वाला एरिया उससे 1000 टाइम्स बड़ा है, मान के चलिए, तो 1000 टाइम्स बड़ा है। तो यानी कि F1/A1 ये हमें कोई तो P1 का एक वैल्यू देगा। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई ये एक सेम हाइट पे प्रेशर जो होता है वो लिक्विड में सेम रहता है। तो यानी कि यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर ये भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ये अगर एरिया 10 टाइम्स 1000 टाइम्स बड़ा है, तो यानी कि F2/A2 हम करते हैं, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका एरिया क्या है कि अगर 1000 टाइम्स अगर बड़ा है, 1000 टाइम्स बड़ा है, तो यानी कि ये फोर्स को भी या P1 बनने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए, तो ये फोर्स को भी क्या हो जाएगा 1000 टाइम्स बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो ये पास्कल लॉ है। तो पास्कल लॉ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या रहता है ना कि जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो प्रेशर है, एक पर्टिकुलर जो पॉइंट का प्रेशर है वो सभी जगह पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेम लेवल में। तो यानी कि अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ छोटा सा अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो यहाँ के ऊपर अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पे मान लीजिए यहाँ कोई कार वगैरह हमने खड़ी कर दी है, तो उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, तो हम जो ये है तो ये जो कार है आसानी से उठा सकता है। यानी कि अगर हमने यहाँ से छोटा फोर्स अगर 1 न्यूटन लगाया, तो यहाँ एग्जैक्टली वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो 1000 न्यूटन में हो जाएगा। यानी कि ये लिक्विड का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और मैकेनिक्स में इसको ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स कह सकते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो पास्कल लॉ ऐसे कहेंगे। क्यों नहीं आ रहा है नीचे, गेज प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए ये कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर ये मान लीजिए इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कंटेनर का, तो ये एक्चुअली लिक्विड का आउटर मोस्ट लेयर है। तो हमने वहाँ से एग्जैक्टली h हाइट नीचे क्या भेजा है, तो हाइट नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, तो P एब्सोल्यूट क्या होगा, तो P एब्सोल्यूट जो हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, तो P0, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो लगने वाला है, प्लस इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, तो ρgh। रो क्या है, तो लिक्विड का जो है, तो लिक्विड का जो डेंसिटी है इसको हम रो पकड़ रहे हैं, और एच क्या है कि कितना वाटर कॉलम्स का मीन्स उसके ऊपर एग्जैक्टली उसका प्रेशर बना रहा है। तो ये एग्जैक्टली लिक्विड का हाइट कॉलम है, तो इसको भी हम लिक्विड लिखेंगे। तो यानी कि ये जो प्रेशर है ρgh, इसको ये हम क्या कहेंगे, इसको हम गेज प्रेशर कहेंगे। तो गेज प्रेशर क्या है, तो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। तो P0 को हम क्या लिख सकते हैं, P0 को हम PATM ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे ऊपर तो ATM तो लग ही रहा है, ATM प्रेशर तो लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस ये छोड़कर भी अगर हम लिक्विड में कोई चीज़ अगर भेजते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है, तो एक्स्ट्रा जो फोर्स है तो वो ρgh रहेगा। तो रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटी, एंड एच क्या है, हाइट कॉलम जो है। तो ये जो है, तो इस वैल्यू को ही गेज प्रेशर ऐसे कहा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने मान लो फ्लूइड में
डिप कर दिया। और मान लीजिए ये पहले एग्जैक्टली उसको लबालब यानी कि पूरा कंप्लीटली फिल किया था कंटेनर को। जैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो ऑब्जेक्ट डालने के बाद क्या हो गया कि ये जो इसमें से जो कुछ वॉल्यूम है यानी कि जितना इसका वॉल्यूम रहेगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसने क्या किया है उतना उतना पानी उसने डिस्प्लेस किया रहेगा। तो यानी कि जो भी ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट ने नीचे फोर्स लगाया पानी में mg, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी ने लिक्विड ने कौन सा फोर्स लगाया, तो बॉइंट फोर्स लगाया। तो एग्जैक्टली ये जो फोर्स है तो mg फोर्स एग्जैक्टली नीचे लग रहा है, और बॉइंट फोर्स क्या कर रहा है, तो उसको ये कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट में क्या किया है कि उसने लिक्विड वहाँ यहाँ से कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाता है v क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स। उसके बाद रो आता है, रो किसका आता है, तो लिक्विड का आता है, और जी आता है। अगर हम इसको दोनों को इक्वेट करें तो ये एग्जैक्टली ये जो पानी जमा हुआ है, तो जो पानी जमा हुआ है या वेट है उसका, तो इसका वेट इतना आ जाता है। अगर हम जी से जी काटे तो यानी कि मास जो है, यानी कि कितना मास निकला है, तो वी इमर्स यानी कि ऑब्जेक्ट का जो जितना उसने वॉल्यूम उसका इमर्स है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर हम करेंगे तो हमें ये वैल्यू आता है। तो एग्जैक्टली इस वॉल्यूम एग्जैक्टली ये जो होता है वी इमर्स इंटू रो लिक्विड यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, अगर इसका वैल्यू ले ले तो ये हमें किसका वैल्यू देता है, तो ये हमें बॉइंट जो फोर्स होता है, तो बॉइंट फोर्स का वैल्यू देता है। इसको ही क्या कहता है, तो इसको ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है कि मान लीजिए एक पाइप क्रॉस सेक्शन लिया है हमने पाइप का, और उसमें से मान लीजिए जो लिक्विड है वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर मान लीजिए इसका हम अगर मान लीजिए दो ये बनाते हैं, मान के चलिए, हाँ एग्जैक्टली एक थोड़ा बड़ा एरिया निकालता है और एक छोटा एरिया निकालता है। मान लीजिए ये एरिया छोटा है, तो अगर मान लीजिए अगर ये एरिया छोटा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे लगने वाला जो भी प्रेशर है, हाँ इस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर के या फ्लूइड के, तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, तो इसका प्रेशर अरे यार हाँ इसका जो प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर क्या रहेगा इसका, तो कम रहेगा। और मान लीजिए यहाँ अगर जाते हैं, यहाँ पर्टिकुलर कोई अगर ऑब्जेक्ट आ गया, जब यहाँ था तो उसका वेलोसिटी बहुत हाई था, लेकिन क्या है कि यहाँ जो है तो यहाँ आते आते उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बड़ा है तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। और जिसके जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है इन मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम ऐसे कहते हैं। इसको हम एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी प्रूव कर सकते हैं। तो जो एरिया रहता है, एरिया इंटू जो वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो एरिया जो है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू क्या है, यानी कि पर यूनिट एग्जैक्टली पर यूनिट सेकंड में या पर यूनिट टाइम में जितना भी एग्जैक्टली लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसका अगर प्रोडक्ट ले लेंगे एरिया और वेलोसिटी का, तो वो वैल्यू हमें क्या देगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। यानी कि अगर एरिया छोटा है तो वेलोसिटी देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं, अगर आपका एरिया अगर ज़्यादा है, देखिए एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और यहाँ के बात करें तो यहाँ एरिया क्या है तो कम है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, और वेलोसिटी अगर कम है लिक्विड की, फ्लोइंग लिक्विड की, तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा रहेगा। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं जो इमर्स किए हैं किसी अम्लीय लिक्विड में, तो इसका जो ऊपर से जो हाइट है, ऊपर से अगर हम रेफरेंस से देखें तो इसका हाइट h है और h1 है, और यहाँ से इसका हाइट देखें तो h2 है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रेशर लगता है किसी भी इस पे ऑब्जेक्ट पे, तो P0 प्लस h रो g ऐसा लगता है। तो अगर हम मान लीजिए दूसरा जो ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, तो इसको H1 कहते हैं। इसको देखो डेंसिटी तो सेम आएगा लिक्विड का, क्योंकि ये तो सेमी लिक्विड में इमर्स है, तो ग्रेविटी भी सेम आएगा। तो P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 प्लस H2 रो G ऐसा हो जाएगा। अगर हम P1 बाई P2 करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करते हैं
तो ये डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये कांस्टेंट है टर्म, ये कांस्टेंट है, तो ये इनडायरेक्टली कट हो जाएगा। और इसमें भी ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H2 आ जाएगा। तो अगर देखिए, अगर हमने क्या देखा कि H2 इज़ मोर देन H2, अगर मोर देन H1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये प्रेशर क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। यानी कि जब अगर आपकी हाइट कम होती है तो हाइट कम होने के कारण अगर मान लीजिए लिक्विड में आपके ऊपर जो भी यहाँ वाटर कॉलम है, अगर वो छोटे हाइट का है तो आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम रहेगा। लेकिन वैसे ही अगर यहाँ P2 की बात करें, यहाँ अगर मान लीजिए आपके ऊपर का जो वाटर कॉलम की हाइट अगर ज़्यादा है, तो दो अगर ऑब्जेक्ट की कंपेयर करें तो जिसके ऊपर ज़्यादा वाटर कॉलम का हाइट है तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या रहेगा, तो ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए पानी का जो फ्लो होने का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो हो रहा है, और इसमें से अचानक से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्पेस में क्या है कि होल हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो पानी है वो बाहर आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या लिक्विड, पानी बोलिए लिक्विड के है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि अपने सारे चारों डायरेक्शन में क्या करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि वॉल ऑफ जो कंटेनर है या वॉल जो है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, इक्वल फोर्स लगाते रहते हैं। और जैसे ही क्या हो जाता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेस में आ जाते हैं, तो ये एग्जैक्टली फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर तो कुछ फोर्स लगाने के लिए कुछ है नहीं। यानी कि उसको एक रिएक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है कि जो यहाँ एग्जैक्टली ये जो वॉल कंटेनर है तो उसके ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स लगाता रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है। तो यानी कि इसकी वजह से क्या हो गया कि ये अकेला एक फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं कि जो ऊपर लग रहा है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो पानी है तो पानी बाहर आ रहा है। तो पानी इसके लिए बाहर आ रहा है क्योंकि जो पानी लिक्विड होता है, तो लिक्विड क्या है, तो लिक्विड कंटेनर जो होता है जिसके ऊपर रहता है, तो वॉल ऑफ कंटेनर पे अपना एक फोर्स लगा रहता है। और वो क्या रहता है कि इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, तो सारे डायरेक्शन में क्या करता है, अपना फोर्स लगाता रहता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर लगाने वाला कोई रिएक्शन फोर्स नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो वहाँ से बाहर आ रहा है। जब पहले एयर प्रेशर मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था तो अभी मर्क्यूरी लिया था। तो मर्क्यूरी जो होता है तो उसका ऑलमोस्ट जो डेंसिटी होता है वाटर के मुकाबले में अराउंड 13.6 टाइम जो होता है, तो उसका डेंसिटी होता है मर्क्यूरी का, हाँ, कंपेयर टू वाटर। तो तब उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में पानी लिया था, पानी लेकर उसमें एक ट्यूब लिया था, ट्यूब में उन्होंने मर्क्यूरी लिया था। तो मान लो ट्यूब मान लीजिए लगभग 1 मीटर की रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको उल्टा किया पानी के कंटेनर में, और कंटेनर में उल्टा करने के बाद इधर क्या रहेगा, तो यहाँ एक्जैक्टली वैक्यूम बन गया। तो यहाँ वैक्यूम बन गया। तो वैक्यूम बनने के बाद एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा है कि पर्टिकुलर एक हाइट पे क्या रहता है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा। तो अगर यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा तो यानी कि ये जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कितना रहेगा, ρg(h) रहेगा, कि जो एक्स्ट्रा फोर्स इसका प्रेशर लगता रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इसके ऊपर से तो कुछ फोर्स नहीं है क्योंकि P0 नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या है, तो P0 लग रहा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है, तो P0 लग रहा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं है क्योंकि वो ऊपर तो वैक्यूम है। तो नीचे क्या लग रहा है इधर, तो ये ρh लगता रहेगा, यानी P0 ρgh के बराबर होना चाहिए। तो ये जो हाइट जो कॉलम उन्होंने देखा, तो ये जो मर्क्यूरी का हाइट कॉलम था तो वो कितना था, 760 सेंटीमीटर था। अगर मिलीमीटर में देखें तो हम 760 मिलीमीटर है। तो ये जो 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है वाटर कॉलम, या 760 मिलीमीटर अगर मिलीमीटर में बात करें मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, हाँ, तो इसको हम मर्क्यूरी लिखते हैं Hg। तो इसको ही क्या लिखते हैं, 1 टॉर ऐसे कहते हैं। तो एक 1 टॉर प्रेशर भी कहते हैं इसको, जिसको ही हम 1 atm ऐसे भी कहते हैं।